नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने कौन कौन से नदियाँ की थी आपने ज़रूर पढ़ी होगी और आपने याद कर ली होगी उन्हीं को सभी को। तो पिछली क्लास के अंदर तो दोस्तों हमने सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हमने झेलम की बात की, चिनाब की बात की, रावी की बात की और व्यास की बात कर ली थी। ठीक है, उनके प्राचीन नाम की भी हमने बात की थी। तो थोड़े रिकॉल करके बताओ। देखो, झेलम नदी कहाँ से निकलती है बताओ। देखो दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। और अपने दोस्तों के साथ अपने चैनल को दोस्तों आप ही शेयर करते रहो, बढ़ाते रहो। ये आप ही का ही चैनल है, आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप बढ़ाते रहोगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा ताकि हम और उत्साह से पढ़ा सके आपको। तो दोस्तों, तो पिछली क्लास के अंदर झेलम नदी की बात की तो बताओ झेलम नदी कहाँ से निकलती है भाई। झेलम नदी कहाँ से निकलती है बताओ, कुछ याद है ना आपको। झेलम नदी आपके जम्मू कश्मीर से कौन सी झील से निकलती है भाई? बेरीनाग। कौन से? बेरीनाग झील से। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील से निकलती है। आगे चलती है, कौन सा शहर इसके साइड में बसा हुआ है भाई? श्रीनगर। आगे चलेंगे तो कौन सी परियोजना है इस पर? तुलबुल परियोजना। ये विवादित परियोजना है भारत और पाकिस्तान के बीच में। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, ये कौन सी झील का निर्माण करती है? वुल्लर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर, इसके हमने बात की थी। देखो, इसके दाएं हाथ से कौन सी नदी आती है? किशन गंगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों भी मैंने ही पढ़ा, जब कोई टेस्ट पुराने पेपर देख रहा था तो ये शायद अभी याद नहीं आ रहा कौन से पेपर के अंदर पूछा गया था। बाकी ये क्वेश्चन आ गया है, देख लेना। ठीक है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की। ठीक है, तो इतनी बात की थी, ये मैप के थ्रू समझ गए आप। यही बात की थी हमने झेलम की। झेलम का प्राचीन नाम कौन सा? वितस्ता। वितस्ता का युद्ध हुआ था आपके पोरस और सिकंदर के बीच में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व के अंदर। उसके बाद में हमने बात की थी, देखो, चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात की हमने। चिनाब नदी की हमने बात की दोस्तों। चिनाब नदी कहां से निकलती है? शुरू में ये दो नदियों के रूप में बहती है, हमने बात की। चंद्र तथा भागा नदी। चंद्र तथा भागा नदी के रूप में ये निकलती है। बाद में हिमाचल प्रदेश में लाहौल की पहाड़ियां, लाहौल की पहाड़ियां के पास ये दोनों नदी मिलती है और इसका नाम हो जाता है चिनाब नदी। ये क्या है, कितने लंबी है? 1180। सिंधु कितनी है? 2880। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। ठीक है, चिनाब नदी कौन से दर्रे से होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है आपके? 12 लच्छा दर्रे होते हुए ये आपके प्रवेश करती है। बाद में मैंने बताई थी, ये पांचों नदियां व्यास जी, रांची, सजे कहाँ पर है? मिठनकोट नामक स्थान पर जंग जिले में मिलती है। ये बात हमने की थी। ठीक है, तो अब आप बताओ, चिनाब नदी पर कुछ बांध बताए थे मैंने आपको, सारे के सारे कहाँ थे? चिनाब नदी पर सारे बांध कहाँ थे? जम्मू कश्मीर में बगलिहार, विश्व बैंक की सहायता से, दुलहस्ती फ्रांस की सहायता से, और एक सलाल। ये भी बात हमने की थी। ये सारे जम्मू कश्मीर के अंदर। इतनी बात की चिनाब के बारे में। चिनाब के बाद में हमने कौन सी नदी ली थी भाई बताओ? चिनाब के बाद में रावी ली थी। तो रावी नदी का हमने बात किया। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी आपके हिमाचल में, यहाँ हिमाचल में रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी हिमाचल के पास में आपके रोहतांग के दर्रे के पास ही पहाड़ियों से निकलती है। ये हिमाचल पंजाब होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। रावी नदी पंजाब की सबसे छोटी नदी है। हिमाचल प्रदेश में इस पर एक बांध बताया था ना आपको, कौन सा है भाई बताओ? चमेरा बांध। ठीक है, और दो बहुत ही सुपरहिट बार बार पेपरों के अंदर आ रखे हैं भाई, कौन कौन से? थीन परियोजना और रणजीत सागर परियोजना। रावी नदी। ठीक है, इतनी सी बात अपने सबसे छोटी नदी है। और रावी के बाद में हमने बात की थी व्यास नदी की। तो व्यास नदी भी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है ना, यही बात की थी। देखो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। ठीक है, बाद में ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है, पंजाब में होते हुए, पंजाब में एक स्थान आएगा कपूरथला। यहाँ पर क्या है? यहाँ से सतलज नदी आती है, यहाँ से ऐसे करते सतलज नदी,
ये दोनों, ये यहाँ पर सतलज नदी से मिल जाती है। और इस जगह पर दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है? हरिके बैराज बांध, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। हरिके बैराज बांध आपको पूछ ले कि भाई व्यास तथा सतलज नदी के संगम पर कौन सा बांध बना हुआ है? हरिके बैराज से ही आपके यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाएगी। ठीक है, तो इस व्यास में पंजाब पर तो ये हरिके बैराज बांध है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बताए थे मैंने, एक पोंग, एक पहोड़। पोंग बांध सर्दियों के अंदर इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति करता है। तो इतनी बात की थी दोस्तों अपने। ठीक है, तो कर लिया पिछली क्लास का। देखो पढ़ोगे ना तो आपको भी पिछली क्लास में जो हमने आधे 35 मिनट बात की थी, 35-40 मिनट, वो हमने 3-4 मिनट के अंदर कर लिए। ठीक है, तो आज हम दोस्तों बड़ी नदी सतलज नदी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो सतलज। तो दोस्तों अगर आप आलस दिखा रहे हो इन क्लासों को याद करने के अंदर, क्लास तो देख लेते हो लेकिन उनको याद नहीं करते हैं, तो दोस्तों दूसरे टॉपिक में तो 1-2 दिन की लेट चल जाएगी। चलो वैसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरे टॉपिक के अंदर चल जाएगी। लेकिन इन सभी नदी कहाँ से निकलती है, किन राज्यों से बहती है, कौन सा बांध, अगर ज़्यादा पेज इकट्ठा हो जाएंगे तो बाद में आपको याद करने में आपको ही तकलीफ होगी दोस्तों। तो इस टॉपिक को तो आप एकदम ईमानदारी से हर क्लास में जो लिखाया जाता है उसको हाथों हाथ प्लीज़ याद कर लीजिए कि ये आपके लिए ही बढ़िया होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को डिफिकल्ट लगता है अगर, लेकिन तभी लगता है जब वो जो सर ने करवाया है क्लास के अंदर, चाहे वो कहाँ पे भी करो ये टॉपिक, उसको हाथों हाथ याद नहीं करेंगे तो ये मुश्किल लगेगा, वरना मुश्किल संसार में कुछ नहीं है। ठीक है, तो सतलज नदी आपके देखो, सतलज नदी की बात करें अपन, सतलज नदी की ध्यान रखो। देखो सतलज नदी आपके यहाँ तिब्बत है, ये देखो तिब्बत है, तिब्बत के पास यहाँ के राक्षस ताल नाम का एक जगह है, यहाँ से ये सतलज नदी निकलती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ इसको क्या कहते हैं, तिब्बत के अंदर क्या कहते हैं इसको, लॉन्ग चेन खम्ब। ठीक है, लॉन्ग चेन खम्ब, इसको सतलज नदी को तिब्बत में कहते हैं। ये यहाँ से दोस्तों आगे आएगी, मैंने आपको दर्रे लिखाए थे, शिप किला दर्रा, रोशिबा। ये ट्रिक कौन से राज्य की बताई थी आपको? हिमाचल प्रदेश की। तो ये शिप किला दर्रे से होते हुए दोस्तों आपके यहाँ आती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहते हुए आपके चली जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सतलज नदी है। ठीक है, तो सतलज नदी के अंदर दोस्तों हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर 2 परियोजना है आपके। कौन कौन सी परियोजना है? एक तो है आपके भाखड़ा नागल, बड़ी इंपॉर्टेंट, भाखड़ा नागल परियोजना। एक परियोजना नाथपा जाकरी। ये दोनों ही परियोजना दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, ये परियोजना दोनों हिमाचल प्रदेश की है, लेकिन आपको बताऊंगा मैं कि ये भाखड़ा बांध तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लेकिन नागल बांध पंजाब के अंदर है। ये हम सारा लिख लेंगे, लेकिन परियोजना पूछे तो हिमाचल प्रदेश में है दोनों ही, भाखड़ा नागल परियोजना, नाथपा जाकरी परियोजना आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लेकिन ये भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में और नागल बांध पंजाब के अंदर है। ये अभी हम बात करते हैं। देखो तो ये नक्शे के थ्रू आपने याद कर ली, और इसके बारे में कोई खास बात और इसके बारे में हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, इतनी ही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो साइड में पड़ा है आपका नक्शा, बना लेना आप। यहाँ अपन लिखते हैं सिंपल से एक बात में लिख लो, उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है आपके तिब्बत के राक्षस ताल से। यह हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहते पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु से मिलेगी, सिंधु से मिल जाती है। लिख लेना, पंजाब की सबसे बड़ी नदी है, पंजाब की सबसे बड़ी नदी।
इस पर दो परियोजना है दोस्तों, कौन कौन सी है भाई बताओ। पहली तो है भाखड़ा नागल, भांगड़ा लिख दिया, वहां पर भाखड़ा नागल है लिख लेना, ठीक है ना। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दोस्तों भाई भारत की पहली नदी घाटी परियोजना तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना ये आपके भाखड़ा नागल परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। मिटाते हैं इसको। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, लिख लीजिए भाई इसके अंदर। और भाखड़ा नागल परियोजना में लिखो आप भाखड़ा बांध आपके कहां पर है? भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है। गुरुत्व बांध मतलब दोस्तों इसकी जो ये बांध, हम बांध मतलब आप समझ गए, बांध पानी को, नदी के पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं ना नदियों पर, तो इसकी जो दीवार है बिल्कुल ऐसी सीधी है, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ा गुरुत्व बांध कौन सा है, तो आपके भाखड़ा बांध है, ठीक है। नेहरू ने, आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो नेहरू जी ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा। इस भाखड़ा नागल परियोजना को है ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देखा ना तो कहा ये तो चमत्कारी विराट वस्तु है। और क्या कहा? और भी उन्होंने कुछ कहा है जो बहुत से पेपरों में पूछा भी है, आपके पुराने पेपर देखोगे तो आप पूछा, नेहरू जी ने क्या कहा? यह नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है। इसका नहीं कहा है वो गुरुत्वाकर्षण चमत्कारी विराट वस्तु, तो भाखड़ा बांध को ही कहा है। लेकिन ये जितनी भी नदी घाटी परियोजना है ना, इन सभी नदी घाटी परियोजनाओं को नेहरू जी ने भारत, आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर का है, ठीक है ना। चमत्कारी विराट वस्तु तो इस भाखड़ा बांध को ही कहा है, लेकिन भारत में जितनी भी नदी घाटी परियोजना है वो सारी की सारी आधुनिक भारत के मंदिर है, ऐसा इन्होंने कहा है नेहरू जी ने, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा बांध लिखा दिया आपके हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इसकी ये साथ में है ना ये नागल बांध, ये नागल बांध पंजाब में है दोस्तों, ठीक है। नागल बांध कहाँ है? पंजाब में। और इस भाखड़ा नागल परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। इसके पीछे, इस भाखड़ा नागल बांध के पीछे ही है ना एक झील है, गोविंद सागर झील, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु थे ना गुरु गोविंद सिंह जी, उनके नाम पर बनाई गई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से लिख लेना, ऐसे नोट लिख लेना कि भाखड़ा नागल परियोजना के पास हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील स्थित है, ठीक है ना। गोविंद सागर झील कहाँ है? आपके इंपॉर्टेंट झील है भाई, ध्यान रख लेना, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, उनके नाम पर है।
भाखड़ा नागल नाथपा जाखरी परियोजना का आप लिख लीजिए, वो हिमाचल प्रदेश में, इतनी बात लिखनी है उसके बारे में लिख लो भाई। दूसरा बांध हम बात करें नाथपा जाखरी परियोजना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, इतना ही ध्यान रखना है हमें। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी बात लिख लेना भाई, ये बात शायद दिखाई नहीं है ना। तो इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत में सतलज नदी को क्या कहते हैं भाई, लॉन्ग चैन खम्ब। ठीक है, बाकी सारी बात हमने कर ली, तो इतनी बात हमने करनी थी कर ली। सिंधु नदी घाटी अपने ये सिंधु की सहायक नदियाँ सारी कंप्लीट कर ली, तो एक ये सिंधु नदी वाला काम अपना पूरा हो गया। ठीक है, सिंधु खुद नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, हमने बात की थी ना, अरब सागर कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में गिर जाती है, इस बात हमने की थी। तो ये सिंधु की जितनी भी सहायक नदी है वो भी अरब सागर में जाके गिरेगी, क्योंकि ये सिंधु से मिलेगी जाकर, इनका पानी जाकर सिंधु में मिलेगा, तो ये सारी नदियाँ भी अरब सागर की होगी। अभी ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी दूसरी लिखो आप, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ये गंगा नदी तो अपने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, तो भाई लिखो, वो सेम ही बातें लिखनी है इसके अंदर भी, इस नदी तंत्र में गंगा तथा उसकी सहायक नदियां सम्मिलित है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र में गंगा तथा उसकी सहायक नदियां सम्मिलित है। यह मुख्यतः कौन कौन से राज्यों में, ये मुख्यतः आपके उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। ये मुख्यतः उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। ठीक है, इसका अपवाह तंत्र आपके गंगा नदी का इनमें है। ठीक है, और जल ग्रहण क्षेत्र पूछ ले, गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, इसका जल ग्रहण क्षेत्र बताओ दोस्तों, आपको मालूम होगा जरूर, बताओ आप कितना है भाई जल ग्रहण क्षेत्र। 2 जल ग्रहण क्षेत्र हमने हमेशा बात की, ये तो इनका कुल जल ग्रहण हो जाएगा कुल। ठीक है, और एक आपके हो जाएगा भारत का, भारत में इनका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो इनका तो भाई 10,631 है। ठीक है, और इधर हो जाएगा 861 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूछ ले, कुल पूछ ले तो कुल बता देना भाई, और आपके भारत में पूछ ले तो भारत का बता देना। ज़्यादा ये क्या है, सिंधु नदी की तरह, सिंधु नदी तो थोड़ी भारत में कम बहती थी, लेकिन अपने गंगा नदी ज़्यादातर भारत में ही है, इसलिए देखो 10.61 किलोमीटर के अंदर आपके 8.61 तो भारत के अंदर ही है जल ग्रहण क्षेत्र आपके गंगा नदी का। तो दोस्तों गंगा नदी के बारे में बात करते हैं अभी। राष्ट्रीय नदी है अपने गंगा नदी, राष्ट्रीय नदी है अपने। ठीक है, तो गंगा नदी की बात करो अभी। गंगा नदी को थोड़ा नक्शे के रूप में समझ लो पहले, थोड़ी बड़ी नदी है, इसलिए वो तो सारी ऊपर में थी, हिमाचल प्रदेश पंजाब में बह रही थी, इधर थोड़ा नक्शा सही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे वाले राज्यों के अंदर है ज़्यादा। तो भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ गंगोत्री, उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री हिमनंद है, गंगोत्री। ठीक है, तो दोस्तों ये भी चिनाब नदी की तरह क्या है, शुरू में 2 नदियों के रूप में बहती है, अलकनंदा ऐसे समझ लो भाई, ये एक तो अलकनंदा के बहेगी, अलकनंदा
एक भगीरथी, भागीरथी, ठीक है। शुरू में गंगा क्या दो नदियों के रूप में बहती है। जैसे हमने चिनाब की बात की तो ये आपके जो भागीरथी है ये तो आपके केदारनाथ शिव जी का मंदिर है अपने केदारनाथ से निकलती है उत्तराखंड, और ये अलकनंदा है ये आपके बद्रीनाथ से निकलती है, ठीक है। बाद में ये देव प्रयाग नामक स्थान पर, ये जहां मिल रही है ना, ये मिलने वाली जगह देखो, ये देव प्रयाग है, देव प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। ये केदारनाथ उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड और देव प्रयाग भी उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है ना। देव प्रयाग के अंदर मिलती है और सबसे पहले यहाँ से इसको गंगा नदी कहते हैं। देव प्रयाग से इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। उससे पहले ये अलकनंदा और भागीरथी नदी के रूप में दो भागों में बहती है। बाद में मिलने के बाद में इसको गंगा नदी कहते हैं। और मैदानों के अंदर सबसे पहले ये हरिद्वार के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ करती है? हरिद्वार के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। बाद में आगे हम इसमें बात करेंगे। ये ऐसे चलती चलती आगे बिहार जाएगी, यहाँ बिहार है। तो बिहार के अंदर दोस्तों इस पर क्या है, महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है, महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है पटना के अंदर, ठीक है ना, पटना के अंदर। बाद में नक्शा थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि जगह ज़्यादा है लिखने की, गंगा नदी के बारे में थोड़ी ज़्यादा बात करनी। बाद में पश्चिम बंगाल के अंदर भी इस पर फर्क का परियोजना है, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना, इस प्रकार से बना लेना। और जो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मैं नदियों में सारी यहाँ पर लिखा नहीं सकते मैप के अंदर, तो वो भी बाद में क्या है थोड़ा खुली खुली जगह में लिखना, ताकि लास्ट में आप लिख लो भाई। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर फर्क का परियोजना है, ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये सारी चीज़ें थोड़ा नक्शा बड़ा बना लेना, क्योंकि बाकी नदियाँ थोड़ी छोटी थी, गंगा नदी हमारी बड़ी नदी है। तो लिखो गंगा नदी, लंबाई पूछ ले 25 बड़ा आसान है, 25 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर, 25 यह शुरू में दो नदियों के रूप में बहती है। एक नदी कौन सी है आपके? अलकनंदा, एक है भगीरथी। ये उद्गम कहाँ से होता है भाई इनका? ध्यान रख लेना, उद्गम इनका होता है केदारनाथ से, और आपके अलकनंदा का कहाँ से होता है भाई बताओ? अलकनंदा का होता है आपके बद्रीनाथ से, ठीक है। अलकनंदा का होता है आपके बद्रीनाथ से, ठीक है। ये बाद में दो नदियों के रूप में बहती है। यह नदियां देवप्रयाग में मिलती है व यहाँ से इसे गंगा नदी कहा जाता है। यहाँ इसे क्या कहा जाता है? गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। लिखो अपने आगे। इन नदी वाले टॉपिक में देखो दोस्तों, इनकी क्या ट्रिक व्रिक कुछ है नहीं। हाँ, कौन कौन से राज्यों में इनकी सहायक नदियाँ कौन सी उनकी ट्रिक है, लेकिन सारी चीज़ें हम ट्रिक से याद थोड़ी नहीं कर सकते हैं, मेहनत भी करनी पड़ेगी हमें कुछ। हाँ, इतनी बात हम आपको ज़रूर बता देते हैं कि ये आप टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको 90% क्वेश्चन आपके कहीं से भी कोई भी टेस्ट देना आपको यहीं से ही मिल जाएंगे। आप टॉपिक पूरा करना, उसके बाद में अच्छे से याद करोगे, बाद में चाहे कहीं से भी टेस्ट देना आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें लगभग हमारे नोट्स में से। इस बात का हम भरोसा आपको ज़रूर दिलाएंगे। इसकी सहायक नदियाँ जैसे हमने बात की थी सिंधु की, व्यास जी रांची से, वो जो चीज़ें ट्रिकों से याद की जा सकती है वो हम सभी आसान ट्रिकों से याद करेंगे। लेकिन कौन सा बांध किस पर है, कहाँ से निकलती है, सारी चीज़ें ट्रिकों से अगर याद करेंगे तो जितने नोट्स नहीं होंगे ना उतनी बराबर ट्रिकें हो जाएंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उनकी ट्रिक करेंगे, बाकी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरी लगना है तो दोस्तों जी जान एक तो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जितनी आसानी आपके लिए की जा सकती है उतनी हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। अभी अपने देखो, आप इनको बढ़िया याद करो। देखो दोस्तों,
होता क्या है कि जितने भी चीज़ें हम पहली बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार हमें क्या है वो मुश्किल लगेगी। मान लो कि आप बीकानेर के हो, कोई कहीं गए हैं, मान लो कहीं कोई कहीं और का भी हो सकता है, तो आप ऐसे मान लो बीकानेर के हो, आपको कह दे जाकर के कोटा के अंदर आपको कहीं पे कमरा ले लिया, मोटरसाइकिल लेकर आप कहते हैं कोटा का कोई बड़ा बाजार है, वहाँ पर आपको जाना है, तो आप सीधा जा नहीं सकोगे। आपके पास चाहे मान लो मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जा नहीं सकते। आपके पास कुछ ना कुछ व्हीकल तो है, कोई साधन तो है आपके पास, लेकिन जाने के लिए हमें रास्ता भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप पूछते 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 किसी प्रकार से चले जाओगे। पहली बार आपको उस जगह पर जाने में आपको बड़ी तकलीफ महसूस होगी कि यार ये तो बड़ा ही मुश्किल रास्ता है, कहीं कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं भूल जाता हूँ मैं। तो अगली बार 5-6 दिन बाद आप जाओगे तो वापस भूल जाओगे, यार इस गली में घुमा था, इस गली में घुमा था, कौन सी गली थी तो शायद ये थी, बाद में देखोगे यहाँ ये थी क्या, ऐसे कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि आप वापस उस रास्ते के अंदर 5-6 दिन से गए। अगर आप जिस दिन पहली बार गए अगले दिन उसी रास्ते पर चले जाते तो आप बिल्कुल नहीं भूलते। ठीक इसी प्रकार क्या है कि आप आज पढ़ोगे, बाद में 5-6 दिन नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये क्या था, ये पहली बार पढ़ोगे तो आप याद कर लोगे पहले दिन, लेकिन वापस कॉपी 5-6 दिनों से खोलोगे तो आपको लगेगा तो ये क्या यार, याद तो किया था मैंने लेकिन सारा भूल गया, अभी क्या करूं, इतना मुश्किल है। बाद में आप कहोगे ना रे याद करते हैं भूल जाते हैं। जो परमानेंट पढ़ाई करता है, आज पढ़ा है वो कल पढ़े, वो कभी नहीं भूलेगा, भूलेगा जरूर लेकिन वो लगातार रहेगा। तो वो 5-6 बार बाद में, मानो आप उस रास्ते से पहली बार तो आपको पूछ पूछ कर जाना पड़ता है, पूछ पूछ कर, अरे साहब वो बाजार कहाँ पर है, वो कहेंगे इधर है इधर है। लेकिन जब आप 5-6 बार उस रास्ते से चले जाओगे तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, आपका हैंडल अपने आप, चाहे आप फोन पर बात करना भले, हाँ किसी से भी फोन पर बात करना, आपका जब जिस गली के अंदर घूमना होगा उस गली के अंदर आपका हाथ अपने आप घूम जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई इधर है किधर है। कारण क्या है कि हम उस रास्ते से कई बार गुजर चुके हैं। तो दोस्तों इन नोट्स वाले रास्तों से, इन कॉपी किताबों के रास्तों से, इन नदियों के, इन झीलों के टॉपिक से आपको 5-6-7 बार गुजरना होगा। ठीक है, शुरू शुरू के अंत आपको लगेगा क्या है यार बार बार भूल रहा हूं मैं, तो भूलने का आप मौका मत दीजिए। आप उस लड़के की तरह 5-6 दिन का गैप मत दीजिए, आप लगातार इनमें चलो 5-6 दिन लगातार चलो। बाद में जैसे आप रास्ता आपको याद हो जाते हैं वैसे ये नदियाँ, ये सारे टॉपिक्स आपको याद हो जाएंगे। बाद में आपको ऐसा लगेगा यार कितना आसान है, मेरे लिए तो कोई मुश्किल चीज़ होनी चाहिए, ये तो बड़े आसान है। तो बात सिर्फ मेहनत की है दोस्तों, मेहनत करोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। आपको बस इन्हीं कॉपियों के रास्तों से 5-6 बार गुजरने की ज़रूरत है। 5-6 बार बिना गैप दिए अगर आप गुजर गए, गुजरने का मतलब क्या है, लगातार गुजरना, आज गए तो कल भी इसको देखना है, परसों भी इसको देखना है। अगर उस लड़के की तरफ 5-5, 7-7, 10-10 दिनों से जाओगे तो भूल जाओगे। आपको लगातार जाना है, हर दिन पढ़ना है, हर दिन देखना है आपको कि हमें किस प्रकार से याद करना है। तो इसमें ज़रूर आपको सहायता मिलेगी। चलो करते हैं, कौन सी नदी, गंगा कर रहे थे, करते हैं चलो। तो लिखो गंगा नदी पहली बार मैदानों में हरिद्वार में आती है। पहली बार गंगा नदी मैदानों में हरिद्वार में आएगी। ठीक है, ये सारे उत्तराखंड की बात है, अभी वो देव प्रयाग, अलकनंदा, बद्रीनाथ सारे उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, गंगा नदी पहली बार मैदानों में हरिद्वार में आती है। बाद में आगे बात की जाए तो लिखिए आप पश्चिम, पहले बिहार में आएगी, पहले बिहार वाला लिख लो, चलो छोड़ो पश्चिम बंगाल बाद में लिखते हैं, पहले बिहार में आएगी। तो लिखो भाई बिहार में गंगा नदी पर, बिहार में गंगा नदी पर लिख लो भाई पटना बिहार में। ठीक है, बिहार में ही पटना है, इस पटना नामक स्थान, पटना बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु स्थित है, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। और पश्चिम बंगाल में इस नदी पर
इस नदी पर फरक्का परियोजना स्थित है। ये जो फरक्का परियोजना है दोस्तों, ये भारत और आपके बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश देश की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। भारत का इसमें भाग है, 89% भारत का है, 11% आपके बांग्लादेश का है। ठीक है, इस परियोजना का मतलब जो पानी है 89% तो अपने को मिलता है और 11% आपको इस बांग्लादेश को मिलता है। ठीक है, गंगा नदी के बारे में अपने ये बात करनी थी। और पश्चिम बंगाल में लिख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो सुंदरवन डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर क्या है, सुंदरी वन, सुंदरी जो पेड़ है वो ज्यादा पाए जाते हैं। मैग्रोव वनस्पति है, सुंदरी है ना, मैग्रोव वनस्पति। जब हम वनस्पतियों की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक पेड़ है, सुंदरी की अधिकता होने के कारण इन्हें सुंदरवन कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी कहते हैं, हुगली नदी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में है ना भाई दोस्तों, कलकत्ता के अंदर अपने इसको क्या है, इसे हुगली नदी कहते हैं। इसलिए आपको क्या है, उसको भी हुगली मानना है। तो हुगली नदी किनारे आपके कलकत्ता है ना, कलकत्ता है जो आपके हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, एक हल्दिया बंदरगाह है पश्चिम बंगाल के अंदर। बंदरगाह समझ गए, समुद्र किनारे बने होते हैं ना बंदरगाह अड्डे, तो हल्दिया बंदरगाह भी आपके हुगली नदी किनारे है, लिख लेना। कलकत्ता किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नहीं कहना भाई, गंगा को पश्चिम बंगाल में आपके हुगली कहते हैं, तो हुगली मानना है। और हल्दिया बंदरगाह भी आपके हुगली नदी किनारे है। ठीक है, इस हुगली नदी को दोस्तों विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। ठीक है ना, हुगली नदी मतलब गंगा नदी हो गई उसको वहां पर, इसलिए हुगली नदी को क्या कहते हैं, लिख लेना, विश्वासघाती नदी। विश्वासघाती नदी, विश्वासघाती नदी कौन सी है आपके, ध्यान रख लेना। विश्वासघाती नदी कौन सी है, हुगली नदी आपके विश्वासघाती नदी इसको कहा जाता है। ठीक है, लिखो भाई। आगे क्या है, ये आपके चलती है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसे जम्मू आपके पद्मा नदी कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नदी कहते हैं। बांग्लादेश में आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, तो बांग्लादेश में गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को
मेघना कहते हैं, मेघना कहते हैं। आगे भाई ब्रह्मपुत्र को आपके बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र को क्या कहेंगे, जमुना कहेंगे, और गंगा को पद्मा कहते हैं। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो जब हम ब्रह्मपुत्र नदी करेंगे उसमें लिखा देंगे। तो जहाँ पर बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी, ये देखो यहाँ पर ये गंगा नदी आएगी यहाँ से, और यहाँ ऊपर से इस प्रकार से आपके आ जाएगी ब्रह्मपुत्र। तो ये नदी जाकर जहाँ मिलती है ना, ये दोनों जहाँ मिल जाती है, इसको कहा जाता है, बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं, इसको मेघना कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना। मेघना संयुक्त धारा किन नदियों से मिलकर बनी हुई है, तो पूछ ले, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो गंगा नदी हो गई अपने कंप्लीट। अब गंगा नदी की आप क्या है, सहायक नदियों की बात करते हैं हम, तो उसकी एक ट्रिक लिख लो, और उन नदियों को हम करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तो आपको दोस्तों बहुत सी चीजें लिखाई जा रही है, और अच्छे समय दे दे के लिखाई जा रही है, बढ़िया समझाई जा रही है। तो आप उनको क्या है, इसका फायदा उठाओ और इसको साथ साथ में याद करते रहना, बिल्कुल भी आलसपन मत करना। तो गंगा की सहायक नदी लिख लो, गंगा की सहायक नदियां। ट्रिक क्या है, ट्रिक लिखो, यदि गंडक, सोना, कोसे तो गोमती, सरयू नदी में राम जी को घाघरा चढ़ाए। ये ट्रिक है। ठीक है भाई, हम कुत्ते को एक प्रकार से गंडक कहते हैं अपने मारवाड़ी भाषा के अंदर, कुत्ते का एक पर्यायवाची गंडक भी है। तो उस यदि गंडक सोना खोसे, यदि जो कुत्ता है जिसे हम गंडक कहते हैं, गंडक नदी है नेपाल के अंदर, अपन उसको इसलिए यहाँ पर आपको लिखाया गया है, यदि गंडक सोना खोसे। यदि गंडक, आप मान लो रास्ते में सोना लेकर जा रहे हो और वो आपसे खोसे, खोसे खोसे मतलब छीनना, यदि गंडक सोना खोसे तो गोमती नाम की जो महिला है जो जा रही है, जिससे ये गंडक है जो सोना खोस रहा है, तो गोमती सरयू नदी में राम जी को घाघरा चढ़ाए, राम जी को घाघरा चढ़ाए। ठीक है, तो ये 3-4 बार बोलो, आपको याद हो जाएगी। यदि गंडक सोना खोसे तो गोमती सरयू नदी में राम जी को घाघरा चढ़ाए। बोलो देखे, यदि गंडक सोना खोसे तो गोमती सरयू नदी में राम जी को घाघरा चढ़ाए। यदि गंडक सोना खोसे तो गोमती सरयू नदी में राम जी को घाघरा चढ़ाए। यह से लिखो यमुना, द से दामोदर, ग से कोसी नदी को आगे जाकर गंडक कहेंगे, ये ध्यान रखो। सो, इसको एक बार छोड़ो, ये सो, सोन, को से कोसी, गोमती, सरयू, अयोध्या अपने सरयू नदी किनारे है, सरयू, लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी किनारे है, राम जी से राम गंगा, घाघरा से आपके घाघरा, घाघरा नदी है, तिब्बत से निकलती है अपने घाघरा। ठीक है, तो इन सारी नदियाँ आपके मुख्यतः ये नदी है, अगर कोई 1-2 है तो कल वाली क्लास के अंदर हम लिख लेंगे। यही नदियाँ हैं प्रमुखतः, जो गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों कल हम गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अगर उपयोगी लग रही है दोस्तों, पसंद आ रही है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहिए दोस्तों। चैनल को आगे बढ़ाने का काम आपका ही है, आप ही इसे आगे बढ़ाने वाले हो। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का पता चले, इसलिए आप इसको शेयर कीजिए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपकी प्रॉब्लम को अगली क्लास के अंदर ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।